हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे बेहतरीन सीरीज संजीवनी का चैप्टर नंबर 2। और आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपका कोई सर डाइजेस्टिव सिस्टम, नो डाउट फिजियो में हम लास्ट में करा देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि डिलीटेड टॉपिक में है, तो तब तक हम एनटी का वेट कर लेते हैं, इसको हम बाद में करा देंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो अब यहां से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हमारा आज क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और उसका लेक्चर नंबर 1 है। बहुत कंसेप्चुअल है एकदम। बस साथ रहना। साथ रहने का मतलब है कि बैकलॉग मत आने देना। ठीक है, अगर आप साथ चल रहे हो ना, तो आपका 0 लेवल है तब भी कवर हो जाएगा। आपका टॉप लेवल है तो हम इस चैप्टर को सिर्फ 3 लेक्चर में कवर कराने वाले हैं, वो भी कवर हो जाएगा। मतलब ये अल्टीमेट है। ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डायग्राम और फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करते चलेंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो टेंशन नहीं लेनी है, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, लाइन टू लाइन मिलने वाली है आपको। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इस चैप्टर में आज टारगेट क्या है, कवर क्या क्या करना है इसके अंदर आपको। ठीक है, तो इसमें कवर क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो टारगेट होगा पहला तो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है बिल्कुल। फर्स्ट टारगेट क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन, देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, देन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हम कवर करने वाले हैं, ये हमारा टारगेट है। क्लियर है बिल्कुल, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हर चीज हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, देन ह्यूमन रेस्पिरेशन। डन, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा आपको, बहुत बेसिक कंसेप्ट, कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या ये प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म में होती है, क्या खाली एनिमल्स में ही होती है? समझना होगा आपको। देखो, हर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी अगर चाहिए तो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन ऑफ लाइक ग्लूकोज, लाइक अमाइनो एसिड, लाइक समझ रहे हो, लिपिड, इनको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने से एनर्जी लिबरेट होती है, ब्रेक करने से एनर्जी लिबरेट होती है, और वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म अपनी सर्वाइबिलिटी के लिए। क्लियर है? चाहे वो एनिमल्स हो, वो प्लांट हो, वो प्रोटोजुआ हो, कोई भी हो। ठीक है, उनको अपनी सर्वाइबिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, एनर्जी के सोर्स मतलब भाई एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? भाई एनर्जी का मेन प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड, लिबरेशन ऑफ एनर्जी। यानी रेस्पिरेशन हर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, हर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है। क्लियर है बिल्कुल, ये दिमाग में रखना है। तरीके अलग हो सकते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। अच्छा, एक थोड़ा सा मिसकंसेप्ट बच्चों के ब्रेन में रहता है, जो मेरी आदत है स्टार्टिंग में इसको लेने की। जैसे अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि बेटा, अगर हम प्लांट का केस लेते हैं, किसका केस लेते हैं? प्लांट का केस लेते हैं। जैसे अब तो बच्चों को समझ में आ गया, कई क्लासों में मैंने इसका डिस्कस कर चुका हूं। अगर हम प्लांट का केस लेते हैं, मान लो ये प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है। ठीक है, ये एक प्लांट है। ठीक है, मैं प्लांट के केस में आपसे पूछूंगा और एनिमल के केस में भी पूछूंगा आपसे। भाई एनिमल के केस में पूछूंगा कि भाई एनिमल का अगर केस है, एनिमल का अगर केस है, ह्यूमन ही ले लेते हैं चलो। ठीक है, एनिमल का केस है तो मान लो ह्यूमन। ठीक है, लंग्स हैं ह्यूमन के, इसके हेयर बना देते हैं यार। ठीक है, समझ रहे हो? एक एनिमल का केस ले लेते हैं, एक प्लांट का केस ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एनिमल के केस में पूछूंगा आपसे तो आप बता पाओगे हाँ सर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अगर मैं ह्यूमन की बात करूंगा तो ह्यूमन ऑक्सीजन, एयर लेता है, पर एयर में से किसको यूटिलाइज करता है? एयर में से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, एयर ना लिख करके, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा और CO2 कंटिन्यू रिलीज करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एयर में CO2 ही होती है, ऑक्सीजन भी होती है जो रिलीज करता है, पहले बता दूं। ठीक है, पर एक कॉमन कंसेप्ट है, मतलब हमें जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और हमारी बॉडी CO2 लिबरेट करती है। सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बात किसकी चल रही है? बात चल रही है रेस्पिरेशन, बात चल रही है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, बात चल रही है रेस्पिरेशन की।
तो एनिमल के केस में आपको पता है ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, CO2 प्रोड्यूस होती है जब फूड का कैटाबॉलिज्म होता है, ब्रेक डाउन होता है, क्लियर है, तब CO2 प्रोड्यूस होती है जो टॉक्सिक होती है, बॉडी से बाहर निकालनी होती है, क्लियर है। चलो ये वाली बात क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि बेटा प्लांट के केस में क्या होता है, तो अक्सर अगर बच्चे बोलते हैं सर प्लांट ऑक्सीजन नहीं लेते, प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। नहीं सॉरी, उल्टा, मतलब बच्चा उल्टा बोलता है कि सर प्लांट, हाँ बिल्कुल, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, या ऐसे ही याद होगा ना, ऐसे ही तो बोलते हैं हम लोग कि प्लांट CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, ठीक है। यानी प्लांट क्या ले रहे हैं, और स्टोमेटा के थ्रू CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ऐसा हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। ऐसा बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा कंसेप्ट रहता है कि प्लांट हमेशा एनिमल का उल्टा करते हैं। नो बेटा, अगर हम बात करेंगे रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन की मैकेनिज्म प्लांट हो या एनिमल हो, सब में सेम होती है, सब में सेम होती है। एक मैकेनिज्म होती है फोटोसिंथेसिस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं। हाँ, इस मैकेनिज्म में जो एनिमल में नहीं होती ये मैकेनिज्म, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, लाइट, जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है भाई, फोटोन की फॉर्म में लाइट आती है, ये केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब समझना केमिकल एनर्जी क्या होगी, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब ये मैकेनिज्म चलती है तो नो डाउट इस मैकेनिज्म के दौरान ये प्लांट क्या रिलीज करते हैं, ये प्लांट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। क्लियर है बिल्कुल। लाइट रिएक्शन के टाइम पर प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं प्लांट, डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं प्लांट, भाई रूट से H2O वाटर, H2O रूट से वाटर लेते हैं, वाटर, ये वाटर आया, H2O आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या लेते हैं, CO2 स्टोमेटा से CO2 लेंगे, ये CO2 एंटर कर गई, ठीक है। CO2 आ गई, रूट से H2O आ गया। अब प्लांट क्या काम करेंगे, अब प्लांट इससे, इनको चाहिए एनर्जी, एनर्जी लाइट रिएक्शन में बना चुके हैं, अब इस एनर्जी को यूज करके खाना समझ रहे हो, पकाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। यानी अब क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे C6H12O6, फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो ये जो मैकेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है। फोटोसिंथेसिस के केस के अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू क्या है, केमिकल एनर्जी, CO2 एंटर करती है, अगेन इसका फॉर्मेशन करती है, क्लियर बिल्कुल। और अगली बात ध्यान रखनी है आपको इसके अंदर, तो भी इस रेस्पिरेशन की बात कहां गई। अब रेस्पिरेशन प्लांट हो या एनिमल हो, भैया अगर मैं भाई ह्यूमन के केस में बात करता हूं तो ह्यूमन क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, क्या करने के लिए, C6H12O6 को ब्रेक करने के लिए, तब CO2 बनती है प्लस ATP का फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हो। तो यहां पर भी ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, मैं अगर रेस्पायरेशन की बात करता हूं, रेस्पायरेशन, प्लांट को भी अगर रेस्पायरेशन करना है, करना पड़ेगा, तो प्लांट भी क्या काम करेंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे ग्लूकोज इसको तोड़ने के लिए, तो क्या बनेगा, CO2 प्लस ATP का फॉर्मेशन होगा। समझना मेरी बात, यानी यहां पर भी CO2 और ATP बन रही है, यहां पर भी CO2 ATP बन रही है, यहां पर भी फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, यहां पर भी फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। यानी अगर प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको अपनी लाइफ, रूटीन लाइफ प्रॉपर करनी है तो उसको ये करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या, उसको इस मैकेनिज्म को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट ठीक है, तो उसको इस मैकेनिज्म को फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी अगर रेस्पायरेशन की बात होगी तो रेस्पायरेशन के अंदर प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। तो CO2 क्या होगी, यहां पर रिलीज होगी, रिलीज, ऑक्सीजन का क्या होगा, यूटिलाइजेशन। सेम जो एनिमल के केस में हो रहा है, यहां पर भी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है जो बाहर चली जाएगी। समझे या नहीं समझे,
अब समझ में आया होगा कि हम कंफ्यूज कहां होते थे। हम कंफ्यूज होते थे फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस की भी लाइट और डार्क रिएक्शन में। तो यहां तो होगी लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, जबकि यहां क्या होगी, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। भाई रात में होती है रात डार्क रिएक्शन, दिन में होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। डार्क रिएक्शन में CO2 यूटिलाइज करेंगे। तभी तो कहते थे कि रात के टाइम पर प्लांट या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पर पेड़ के नीचे अगर आप सोओगे तो रात में क्या करता है प्लांट, CO2 को एक्यूमुलेट करता है। तो प्लांट के अराउंड CO2 के क्लाउड्स या उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। और सोचो CO2 की बाइंडिंग एफिनिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन क्या होती है, ज्यादा। समझ रहे ना मेरी बात? तो ऑलरेडी 20 टाइम ज्यादा होती है। तो CO2 का लेवल अगर प्लांट के अराउंड एक्यूमुलेट होगा तो वो आपके हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग करेगा, तो आपके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी रिड्यूस होगी, तो जो डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है अगर लंबे टाइम तक आप ऐसा कर रहे हो तो इट इज अ डेंजरस। तभी कहा जाता है कि रात के टाइम पर प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। समझे? ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ। हुआ ना? चलो कमेंट में लिख के बताना हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कंफ्यूजन था या नहीं था, ठीक है। अब भाई लाइव में तो हम पूछ लेते हैं, अब यहाँ आपको बताना होगा कि वाकई में ये मिथ दिमाग में कंसेप्ट नहीं घूम रहा था कि यार कंसेप्ट था ही नहीं प्रॉपर। अब बना होगा कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का पहला पैरा, व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। भाई रेस्पिरेशन है क्या? अब बिल्कुल एकदम सिंपल फॉर्म में समझाऊंगा। इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्या है ये? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन। इट इज अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। फिजिको केमिकल, इसमें फिजिकल प्रोसेस भी है, इसमें केमिकल प्रोसेस भी है। सर कहां होती है फिजिकल और कहां होती है केमिकल? एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे, समझना। बिल्कुल आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो, आप 10 से 11th में आए हो, एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। और टॉप पर लेके जाऊंगा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। तो आपको टेंशन तो नहीं करनी बिल्कुल भी। मान लो, देखो मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं, लंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो ये इंसान है। कहां गया भाई? कोई नहीं, फिर से। भाई साहब क्या हो गया? अच्छा ये दिक्कत है, ठीक है, कोई नहीं, अब नहीं जाएंगे। हम्म, हम्म, ठीक है, समझ रहे होगे इंसान को। अब इसके अगर मैं लंग्स की बात करूं तो समझना, रेड कलर से दिखाएंगे इसके एल्वुलाई। मैं सीधा एल्वुलाई दिखा रहा हूं, एक सिंगल एल्वुलाई। अच्छा, एक सिंगल एल्वुलाई दिखाएंगे लंग्स के अंदर, एक सिंगल एल्वुलाई, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसके अराउंड क्या होगा? एल्वुलाई के अराउंड क्या होते हैं ये आप जानते हो। एल्वुलाई के अराउंड डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है। डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, तो भाई कैपिलरी बना देते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, ये कैपिलरी का नेटवर्क बन गया। बहुत सिंपल फॉर्म में, बहुत सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस इंसान की बात करता हूं तो ये बाहर तो है एटमॉस्फेयर, ATM से लिख देता हूं मैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हो क्या रहा है, कर क्या रहा है ये इंसान? एटमॉस्फेयर से एयर को ले रहा है और एटमॉस्फेयर में ही एयर को रिलीज कर रहा है। एक्चुअल में ये एयर एयर को लेता है और एयर को ही रिलीज करता है। एयर को जो लेने की प्रोसेस है, समझना, एयर को लेने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, जो डिटेल में बात करेंगे इसका अगले लेक्चर में। और निकालने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन,
रेस्पायरेशन। यानी एक्चुअल में आप ऑक्सीजन नहीं लेते, आप CO2 नहीं निकालते, आप एयर को लेते हो और एयर को ही रिलीज करते हो। ठीक है, तो समझना बेटा, आप एक्चुअल में एयर को इनहेल कर रहे हो और एयर को ही एक्सहेल कर रहे हो। ठीक है, तो लेने की जो प्रोसेस है वो इंस्पायरेशन है, निकालने की प्रोसेस है वो एक्सपायरेशन है। अगले लेक्चर में एनिमेशन के साथ बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया। तो यानी लंग्स में जो जा रही है, यहां से लंग्स में जो जा रही है वो क्या जा रही है, वो एयर जा रही है, लंग्स में एयर जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां से एयर में से, एयर भाई आप इतना तो जानते हो, एयर में नाइट्रोजन भी तो होती है, एयर में नाइट्रोजन के अलावा CO2 भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। भाई एयर में तो सारी गैसेस हैं, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, समझ रहे हो, एयर में तो सारी ही गैसेस हैं। ठीक है, पर एयर में से यहां सिर्फ ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कहां जाएगी, कैपिलरी। एयर में से ऑक्सीजन जाएगी और यहां से CO2 वापस आएगी। समझ रहे हो भाई, ये लंग्स के अराउंड डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ रहा है। समझना मेरी बात, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। CO2 यहां से निकल गई, ऑक्सीजन एयर में से आ गई, ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड कैपिलरी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आप समझना, दो स्टेप हो गए यहां पर। पहले स्टेप को हम बोलेंगे, यहां पर जो फर्स्ट स्टेप है बेटा, इसको बोलेंगे भाई एयर को ले रहे हो और निकाल रहे हो। भाई कहते हैं अक्सर कर, मैं अक्सर कर बोलता हूं कि यार गर्मी बहुत पड़ रही है, सफोकेशन हो रहा है, कमरे की खिड़की खोल दे, बाहर की हवा अंदर आने दे और अंदर की हवा बाहर जाने दे, मतलब वेंटिलेशन होने दो, वेंटिलेशन, समझ रहे हो ना। तो एक्चुअल में अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो उसका एक पहला स्टेप है वेंटिलेशन, या ब्रीथिंग टर्म यूज कर सकते हो इसके लिए, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। समझना, इसके लिए एक टर्म यूज करोगे, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। अच्छा, इसके लिए कलर बढ़िया से चूज करते हैं, ठीक है, इसके टर्म यूज करोगे ब्रीथिंग या इसको वेंटिलेशन भी बोल सकते हो, वेंटिलेशन एक ही बात है, ब्रीथिंग बोलो या वेंटिलेशन बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो समझ में आया, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, समझ में आ गया होगा, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, ये पहला स्टेप है, फर्स्ट की हमने बात की है। तो पहला क्या हुआ, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन हुआ, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन हुआ। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या हो रहा है, देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये हो रहा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये ऐसे, ठीक है, ये कह सकते हो डिफ्यूजन बिटवीन lungs and deoxygenated blood, ऐसे भी कह सकते हो, डिफ्यूजन बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सेकंड स्टेप आ जाएगा, कौन सा स्टेप आ जाएगा, सेकंड। अगर मैं इसकी स्टेप के नंबर बोलूं तो नंबर सेकंड आप बोलोगे, ये भाई सर ये हो रहा है नंबर सेकंड स्टेप। भाई पहले स्टेप में क्या हो रहा था, पहले स्टेप के अंदर आप बाहर की एयर को लंग्स में और लंग्स की एयर को बाहर, इसको आप ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बोलोगे। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है लंग्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलोगे इसको, नंबर 2। अब ये पहुंचेगी कहां, इसको आना है टिश्यू के पास, कहां जाना है इसको, टिश्यू के पास, क्योंकि कंटिन्यू टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजन, ये टिश्यू है, टिश्यू, टिश्यू में कंटिन्यू क्या हो रहा है, टिश्यू में कंटिन्यू C6H12O6 का ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन क्या होगा, CO2 प्लस ATP का फॉर्मेशन। अब
टिश्यू के अंदर इसको ब्रेक करने के लिए टिश्यू को किसकी जरूरत है? टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब समझना होगा आपको, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा पहुंचेगा हार्ट के थ्रू। बीच में क्या, अच्छा मैं दिखा सकता हूं, उसको ऐसे दिखा देते हैं। बीच में हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। ये यहां पहुंचेगा, यहां के बाद सीधा यहां पहुंचेगा। हार्ट पंप करके कहां पहुंचाएगा इसको? सीधा टिश्यू के पास, कि भाई आ जाओ, ये टिश्यू के पास आ गया। क्लियर है? टिश्यू के पास आ चुका है ब्लड, हार्ट ने पंप किया और सीधे टिश्यू के पास। अब यहां से भाई इस ब्लड में क्या थी? मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, और ये ऑक्सीजन बेचारी यहां से सीधा यहां जाएगी और तुरंत कंटिन्यू ग्लूकोज को ब्रेक करेगी, ठीक है। ऑक्सीजन आ रही है और ये आ गई और यहां से डिफ्यूजन चालू, और इसके बदले में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? CO2 का। CO2 वापस ये आई, ये CO2 आई। अब यहां से CO2 कहां जाएगी? यहां से CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू सीधा हार्ट के पास जाएगी, और हार्ट इसको सीधा वापस लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा। मेनली इस ब्लड में किसका अमाउंट ज्यादा होगा? CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब यहां क्या चल रहा है? बीच में चल रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये क्या चल रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यानी तीसरा स्टेप क्या होगा इसके अंदर? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। थर्ड स्टेप क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, समझ में आ गया सर, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब फाइनली ब्लड पहुंचा कहां? नियर द टिश्यू। टिश्यू को ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना है, CO2 को रिलीज करना है, क्योंकि रेस्पिरेशन का कॉमन मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है? सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। क्या बोलेंगे? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसमें डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे का इन्वॉल्वमेंट है, सो इट इज कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन को, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब इसको आप नंबर कौन सा दोगे? इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन को नंबर दोगे 3 हो गया। अच्छा अब समझाता हूं। अब क्या होगा यहां पर? अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना यहां पर, अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगेन क्या हो रहा है यहां पर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंटरनल लेवल पर। तो क्या बोलेंगे इसको? इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, या कह सकते हो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन। अब यहां डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। या कह सकते हो आप डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। यानी अब यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन चल रहा है, जिसको आप टर्म यूज करोगे इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या टर्म यूज करोगे इसके लिए? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये नंबर कौन सा दोगे इसको? नंबर 4 देने वाले हो उसको। तो इसको नंबर कौन सा दोगे? नंबर 5 देने वाले हो उसको, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये 4 जो स्टेप आपने किए हैं इनका मेन पर्पस क्या है? इनका मेन पर्पस है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को टिश्यू के पास पहुंचाना और टिश्यू से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। बस ये मैकेनिज्म कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मेन चारों प्रोसेस का मेन पर्पस है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल। तो अगर मैं पूछूं फिजिकल प्रोसेस क्या है, तो ये चारों मैकेनिज्म फिजिकली तो है। ये फिजिकल में क्या क्या आएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन फिजिकल प्रोसेस? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब मैं पूछूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन केमिकल प्रोसेस? नंबर 5th नंबर, ये है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस का मतलब है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर होने वाला मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो CO2 जो हाईली टॉक्सिक होती है, इसको रिमूव करना होता है, उसमें लंग्स पार्टिसिपेट करते हैं। समझे या नहीं समझे? समझे होगे, ठीक है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। अब
आप बॉटनी के चैप्टर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इसको डिटेल्ड में पढ़ते हो, पर बेसिक्स मैं बताऊंगा इसका, बेसिक तो मैं बताऊंगा इसका कि व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन या केमिकल प्रोसेस। भैया हो क्या रहा है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, इनडायरेक्ट, एनसीईआरटी की लाइन देखो, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन या कैटाबॉलिज्म भी बोल सकते हो। ब्रेकडाउन को हम कैटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन या कैटाबॉलिज्म ऑफ, भाई आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, या आप फैट बोल सकते हो, फैट का भी हो सकता है, ठीक है, या प्रोटीन भी बोल सकते हो, या ऐसे सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं मैं जो एनसीईआरटी ने लिखा है, ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट की सिंगल फॉर्म है, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। इन सबका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है सर, इनडायरेक्ट का मतलब क्या, समझाऊंगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा बेटा, और बनेगा क्या भाई, बनेगा यहां पर CO2 बनेगी, ठीक है, प्लस और क्या बनेगा यहां पर, साथ साथ में ATP, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, जो मेन पर्पस है हमारा रेस्पिरेशन का, समझ रहे हो। तो हो क्या रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी, अच्छा इनडायरेक्ट का समझ में आया, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन क्यों बोला मैंने, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब है आपने ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या फैटी एसिड को उठा के टेस्ट ट्यूब में डाला, बर्न कर दिया, डायरेक्ट ब्रेकडाउन। पर ऐसा नहीं हो रहा, यहां हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, जैसे क्रैब साइकिल, ETC का इन्वॉल्वमेंट होगा, तब फाइनल जाकर के ATP का फॉर्मेशन होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी तो हो सकता है, यस हो सकता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, यस सर हो सकता है। अगर ये ऑक्सीडेशन, अगर ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो क्या बोलेंगे इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो क्या बोलेंगे इसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और क्या बोल सकते हैं उसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, देखा होगा ना, जहां से ऑक्सीजन तो आप गायब कर दो, ऑक्सीजन गायब कर दो, वहां आग नहीं लगेगी, ठीक है, धुआं निकलेगा, और जहां ऑक्सीजन होगी वहां प्रॉपर आग लगेगी, ठीक है। यानी अगर आपको प्रॉपर आग लगानी है तो ऑक्सीजन चाहिए, तभी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, समझे। तो यहां पर एक्चुअल में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूंगा तो क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन। और जब भी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो C6H12 O6 को कंप्लीट ब्रेक करने के लिए 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए, ये नॉर्मल हम पढ़ते ही पढ़ाते हैं वहां पर, ठीक है। और ये 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसको क्या तोड़ेंगे, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस
38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, जबरदस्त एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहां कुछ और होगा, कुछ और तरीके से। ठीक, कैसे? जैसे मान लो C6H12O6 है। समझना, दो तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है, एक तरीका क्या है, जैसे फर्मेंटेशन। समझना, फर्मेंटेशन समझना। जैसे देखा होगा आपने, कुछ केस में ऐसा होता है कि अल्कोहल बन जाता है। कुछ केस में जब बॉडी के अंदर बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल नहीं बनता। ठीक है, अगर मैं बॉडी में बात करता हूं तो ये टूटता है, टू मॉलिक्यूल बनते हैं लैक्टिक एसिड के। लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं बॉडी के अंदर, इन ह्यूमन बॉडी, इन मसल्स। ठीक है, अगर मैं मसल्स के बाहर की बात करता हूं, ठीक है, समझना, बाहर की बात करता हूं तो सेकंड स्टेप और क्या हो सकती है, दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं, C2H5OH, एल्कोहल के मॉलिक्यूल। पर जब एल्कोहल के मॉलिक्यूल बनेंगे तो CO2 के भी मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी जब भी एल्कोहल बनेगा तो CO2 बनेगी, पर लैक्टिक एसिड बनेगा तो CO2 नहीं बनेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक तो ध्यान रखना, एरोबिक एनारोबिक का एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं जो आप बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वाटर का फॉर्मेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में वाटर नहीं बनता, पहला डिफरेंस। ठीक है, और एनारोबिक में भी दो केस आएंगे, CO2 बनेगी या नहीं बनेगी। नहीं कहां बनती है? मसल्स में, जब विग्रस एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, जब आप जिम में जाते हो, अचानक से विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हो, या कोई भी काम अचानक से बहुत लंबे टाइम तक कर लेते हो, तो मसल्स की कैपेसिटी नहीं है, तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, उसके डिपोजिशन से बहुत पेन होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो दो मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के मसल्स बन जाते हैं, बाहर करोगे तो वो एल्कोहल बनता है, सिंपल सी बात। ठीक है, इन दोनों केसों में, इन दोनों ही केसों के अंदर, ये केस हो या ये केस हो, दो एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन। भाई इनकंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। समझ रहे हो? धुआं धुआं निकलेगा, दो ही एटीपी बनेंगे, लैक्टिक एसिड, हाँ, अल्कोहल के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। इसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक था। किसका बेसिक था? ये बिल्कुल बेसिक था। समझ रहे हो ना? रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का, जो आप एक चैप्टर आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हो। समझे या नहीं समझे? समझे? ठीक है, बहुत अच्छा, समझते रहो बस ऐसे ही, और बस आग लगाओ। ठीक है, जबरदस्त आग लगनी चाहिए, मतलब रिजल्ट में। ठीक है, चलो, तो यहां तक क्लियर है? तो ये समझ में आ गया व्हाट इज रेस्पिरेशन। अब एनसीईआरटी ने इसी रेस्पिरेशन को कुछ स्टेप्स में दिया है। एनसीईआरटी की लाइनें दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी बोल रही है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व कर रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोल रही है ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। पहला स्टेप समझ में आ गया, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन, मैंने डायग्रामेटिकली इस लाइन को समझा दिया। दूसरा क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फाइनली क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज क्या होगी? CO2 ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो हम चैप्टर 14 में डिटेल में पढ़ते हैं, पर कंसेप्ट मैंने पूरा दे दिया है। कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं बेटा, चाहे ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, कंसेप्ट की अंगुली पकड़ के चलेंगे और एनसीईआरटी का हाथ पकड़ के चलेंगे। समझ रहे हो? यानी ना तो हम कंसेप्ट छोड़ने वाले हैं, ना हम एनसीईआरटी छोड़ने वाले हैं, और सारे फंडे लगाते हुए, समझ रहे हो ना, खतरनाक तरीके से चलेंगे। ठीक है, चलो, एक बात तो क्लियर हो गई हमारी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब एनसीईआरटी का सेकंड पैरा उठाओ, सेकंड पैरा उठाओ, जिसमें क्या दे रखा है? उसमें कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं,
और साथ में उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी दे रखा है, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें समझाने की कोशिश की है। एक साइड तो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, और एक साइड हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही समझना, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। पहला तो एनसीईआरटी बोलती है कि भाई जितने टाइप के एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। जो डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, ये इनका डिफरेंट टाइप के इनका बनना किस पर डिपेंड करता है? दो चीजों पर। नंबर वन, उनका हैबिटेट क्या है, वो कहां रहते हैं। भाई पानी के अंदर रहते हैं तो गिल्स यूज करेंगे, टेरिस्ट्रियल कंडीशन पर रहते हैं तो मोस्टली लंग्स यूज करेंगे, या ट्रैकियल रेस्पिरेशन या बुक लंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है, समझना मेरी बात। तो उनका हैबिटेट क्या है, या वो ऐसी कंडीशन पर रहते हैं जहां मॉइस्चराइज कंडीशन है, मॉइस्चर है, तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, या बहुत सिंपल टाइप के इन्वर्टिब्रेट है तो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं। यानी यहां आपको वेरिएशन देखने को मिलने वाले हैं, क्लियर है बिल्कुल। जो किस पर डिपेंड करते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, किस वातावरण में रहते हैं, और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। भाई सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी जर्म लेयर नहीं होती। हाँ, सिलेंड्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहां दो जर्म लेयर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और तीन जर्म लेयर बन जाते हैं, एक्टो एंडो के साथ मीजो भी बन जाती है। समझना मेरी बात, एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। और फिर भाई प्लेटी की बात, एस्केल्मेंथीस से लेकर के टोटल हायर मैमल्स तक सबके पास तीन जर्म लेयर होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। समझ रहे हो, तो इसके बेस पर ही ऑर्गन में भी अंतर आया। जो जहां पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो सेल की सरफेस से डिफ्यूजन हो रहा था, जहां टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वहां भी सरफेस ही यूज कर रहे थे। जैसे ऑर्गन बने तब आगे जाकर के क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन, टेरिस्ट्रियल कंडीशन पर आ गए तो वहां पर हमने भाई गिल्स के अलावा हमने लंग्स यूज करना स्टार्ट कर दिए। समझ रहे हो, तो ये वेरिएशन देखने को मिलेंगे रेस्पिरेशन के अंदर, क्लियर है। तो उसके किसके बेस पर हमने वेरिएशन देखे, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट और ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग, मेनली किस पर डिपेंड करता है, मेनली किस पर डिपेंड करता है, आप बोलोगे मेनली डिपेंड अपॉन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आता है नीट में। अब कुछ एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ठीक है, समझना। नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे सबसे सिंपल टाइप के एनिमल इनिशियल फॉर्म में आए, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैट वॉर्म। समझ रहे, इनिशियल फॉर्म में जो आए थे, ठीक है, सिलेंट्रेट के अंदर नाइडेरियंस, टीनोफोरा दोनों आ गए, ठीक है। इनिशियल फॉर्म में जो एनिमल्स आए थे उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन तो था ही नहीं, क्योंकि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। तो जनरल बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू ये मैकेनिज्म हो रही है। तो लिख दिया हमने सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म और फ्रॉग की अगर मैं बात करूं तो अर्थवॉर्म की जो सरफेस होती है ना उस पर एक प्रोटीन होती है, समझना, एल्बुमिन प्रोटीन, जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और नम रहती है। तो उसकी बॉडी सरफेस से ही होता है, पर एल्बुमिन की प्रेजेंस में होता है, और उसकी उस लेयर को हम क्यूटिकल बोलते हैं, इसमें एल्बुमिन होता है। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल मींस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो अगर अर्थवॉर्म ऑफ रॉक की बात करता हूं तो ये मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करते हैं, और जहां पर भी मॉइस्ट क्यूटिकल यूज होगी उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। एग्जांपल ध्यान रखने दो, फ्रॉग और अर्थवॉर्म, ठीक है, समझना। अगर मैं इंसेक्ट की बात करता हूं, इंसेक्ट जैसे आपने कॉकरोच पढ़ा है डिटेल में, तो कॉकरोच में मैंने बताया था, याद हो आपको, ट्रैकियल रेस्पिरेशन मिलता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, इट इज ट्यूब्स, मैंने पूरा डायग्राम बना के समझाया है, ठीक है, ट्यूब्स देखने को मिलते हैं। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन
भाई यहाँ पर ट्रैक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होगा। तो अगर मैं इंसेक्ट की बात करता हूं तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल देखने को मिलेगा, इसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन इन पर आएंगे। अगर एक्वेटिक की बात करता हूं, एक्वेटिक का मतलब है जो पानी में रहते हैं, तो पानी में एक्वेटिक रहेंगे तो आंखें बंद करके आप गिल्स लगाओगे, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हो, एक्वेटिक फिश हो या एक्वेटिक मोलस्कस हो, इन सब के अंदर ओनली और ओनली गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स, ठीक है। और गिल्स के लिए एनसीईआरटी एक स्पेशल टर्म यूज करती है, उस पर क्वेश्चन आएगा, गिल्स पर नहीं आएगा। क्या टर्म यूज करती है? स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं, ठीक है, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं लिखा, चल कोई नहीं, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में लिख देता हूं। स्पेशल वैस्कुलर स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। और जब भी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, इसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जैसे इसको क्यूटेनियस बोलते हैं, इसको ट्रैकियल बोलते हैं, ट्रैकिया से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं गिल्स की बात करूंगा तो उसके लिए हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन टर्म यूज करेंगे। क्या? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कहां देखने को मिलता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन? तो आप बोलोगे सर एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड में मिलता है, फिश में मिलता है, और मॉलस्कस में भी मिलता है। समझ रहे हो? मॉलस्कस में भी मिलता है, हाँ, और भी में भी एटसेट्रा कर दो, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। एटसेट्रा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि भाई ये आगे जाके देखोगे तो हेमिकॉर्डिटा में भी मिलता है, समझ रहे हो, हेमिकॉर्डिटा में भी गिल्स होते हैं, ठीक है। तो चलो जी, समझ में आ गया। अब बात करता हूं मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होते हैं जो धरती पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन। तो उनके पास तो भाई लंग्स होंगे ना, एम्फीबिया से लंग्स बन गए थे, ठीक है, एम्फीबिया से मैमल्स तक सबके पास लंग्स थे, ठीक है। और लंग्स के लिए हम स्पेशल टर्म यूज करते हैं, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो, इसको वेस्कुलराइज बैग बोलेंगे। तो कंफ्यूजन जरा जरा छोटी अंतर है, यहाँ वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है तो यहाँ वेस्कुलराइज बैग है, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है तो यहाँ वेस्कुलराइज बैग है, स्ट्रक्चर मत भूल जाना, ठीक है। स्ट्रक्चर आएगा तो गिल्स, बैग आएगा तो लंग्स, और इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको लिए हम टर्म यूज करेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब यही क्वेश्चन आएगा, पल्मोनरी पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन आएगा, ट्रैकियल रेस्पिरेशन पर आएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पर आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट वे में, जो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्रिस्टल क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि भाई एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सबके पास लंग्स होते हैं। तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक पैरा में क्लियर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूंगा तो पहले आपको ट्रैक समझना पड़ेगा, आपको पूरा ट्रैक समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। तो पहले मैं देखो, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है लंग्स लोअर वाले पार्ट का, तो पहले मैं अपर वाले पार्ट की बात करता हूं, फिर लोअर वाले पार्ट की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही समझने होंगे आपको। जैसे चलेगा। समझने की कोशिश करना। ये नेजल चैम्बर होता है पूरा का पूरा, ठीक है। ह्यूमन के अंदर पूरा एक चैम्बर दिख रहा होगा, उसको नेजल चैम्बर बोलते हैं।
और नेजल चैम्बर के ऊपर देखोगे ना, यहाँ पर ऑल फैक्ट्री लोब, में ब्रेन वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको, ये पूरा एक लोब होता है, इसको ऑल फैक्ट्री लोब बोलते हैं। ये ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाने वाला हूं आगे, ठीक है। ये न्यूरॉन से मिलके बना होता है। और ठीक इसके नीचे हम पढ़ाएंगे आपको, यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको ऑल फैक्ट्री मेम्ब्रेन या एपिथेलियम बोलते हैं, न्यूरो सेंसरी नेचर की होती है, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर देखोगे ना तो समझना, नोज में इस तरीके से प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, इसमें अपर वाला पार्ट, इसमें ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम हो गई, यहां न्यूरॉन्स होते हैं, ये सेंसेशन ऊपर जा रहा है और यहां से सीधा ब्रेन में जाता है, समझना। और यहां देखा होगा आपने, हैंग करता हुआ एक स्ट्रक्चर दिखता है आपको माउथ में, ऐसा यूवुला, और यहां पर एक टंग देखी होगी, ये टीथ तो आप जानते ही हो, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप जानते हो, आपके अंदर माउथ के अंदर इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा एक एक करके। इसको तो क्या बोलते हैं भाई, बाहरी नथुने, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है। अब ये दिख रहा है ना आपको, ये कैविटीज हैं, कैविटीज, इनको टर्बिनेट भी बोलते हैं, कैविटीज या टर्बिनेट, नेजल कॉन के या टर्बिनेट। ठीक है, मेनली सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया से ज्यादा स्मेल हम ले पाए, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम, न्यूरोसेंसरी नेचर की होती है, सेंसरी समझते हो, जो स्मेल लेते हो ना आप, स्मेल, इसी की वजह से यही सेंसेशन ब्रेन में पहुंचाती है, ये सीधा ब्रेन में पहुंचाती है, सीधा सिग्नल यहां से सीधा ब्रेन में जाता है, ठीक है। और फॉर स्मेल, ठीक है। अब ये चैम्बर दिख रहा है ना, इसको नेजल चैम्बर बोलते हैं, नेजल चैम्बर बोलते हैं। समझ पा रहे हो या नहीं, नेजल चैम्बर तक कोई डाउट, यस या नो? समझ पा रहे हो, ठीक है, चलो, ठीक है। तो ये नेजल चैम्बर है, अंदर वाला पूरा पार्ट, और ये अंदर एक गोल दिख रहा है ना, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, तो अंदर वाले पार्ट को हम बोलेंगे इंटरनल नॉस्ट्रिल, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल है, ठीक है। यहां से एयर एंटर करती है और अंदर घूमती हुई यहां से फेरिंग्स में आ जाती है एयर, यहां से फेरिंग्स में, ये पूरा पार्ट है ना, इट इज अ फेरिंग्स, इसको क्या बोलोगे, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, भाई यहां से खाना भी आ रहा है और यहां से एयर भी आ रही है, समझ रहे हो। एयर यहां से होती हुई सीधी इसमें एंटर करती है, ट्रैकिया के अंदर, यहां एयर की एंट्री होती है, ठीक है। एयर यहां एंटर करेगी, समझने की कोशिश करना। और इसकी ओपनिंग पर भी एक ढक्कन लगा होता है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो इसको कवर करने का काम करता है। जैसे आप देखा होगा ना, आप खाना खा रहे हो, ये एक्चुअल में समझो मेरी बात, ये एक ओपनिंग है, मैं दिखा देता हूँ डायग्राम, ये एक ओपनिंग दिख रही है आपको, एक ओपनिंग ये दिख रही है आपको, दो ओपनिंग दिख रहे हैं ना, ये तो एयर पाइप है, सॉरी फूड पाइप है, इसको ईसोफेगस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ईसोफेगस, फूड पाइप। पर इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं गलिट,
गलिट, गलिट इज अ ओपनिंग ऑफ फूड पाइप ईसोफेगस। और ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया, ये थोड़ा सा और बना देता हूं, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है, और इसको लिखता हूं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? एयर पाइप है आपका, एयर पाइप। और एयर पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एक ढक्कन, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं इसको? एपीग्लॉटिस। तो एपीग्लॉटिस का काम क्या है? एपीग्लॉटिस का काम होता है ग्लॉटिस को कवर करना। जब भी आप खाना खाओ तो ऐसा ना हो फूड आपका ट्रैकिया में चला जाए, तो खांसी, कफिंग होती है, पार्टिकल, समझना मेरी बात। तो रोकने के लिए जब भी आप फूड इंटेक करोगे तो ये इसको ढक लेगा और यूवुला ऊपर वाले ओपनिंग को ढक लेगा, तो फूड सीधा एंटर करेगा कहां पर? ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। और यहां पर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए पूरा एक बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। और इस पूरे पार्ट को बोलते हैं लैरिंग्स, समझना, इसको तो बोलेंगे लैरिंग्स। और लैरिंग्स के अंदर क्या होता है? लैरिंग्स के अंदर क्या होगा? साउंड बॉक्स। अरे चलो, ये लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के अंदर वाला जो पार्ट होगा ये साउंड बॉक्स होगा, साउंड बॉक्स, ठीक है। लैरिंग्स के अंदर ही साउंड बॉक्स है, ठीक है। और यहां पर हाइलीन कार्टिलेज भी तो होते हैं जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ट्रैकिया और पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। इनको बोलते हैं हाइलीन कार्टिलेज, शी शेप होते हैं। और एक्चुअल में डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट होते हैं, समझना, इनकम्प्लीट डॉर्सली में लिख रहा हूं, इससे क्वेश्चन आता है, इनकम्प्लीट डॉर्सली। सर ऐसा क्या मतलब है, समझो। जैसे मान लो ये आगे तो है आपकी ट्रैकिया, पीछे क्या होगी? ईसोफेगस। ऐसे तो है, अभी आगे तो ट्रैकिया लगी है आपकी, ट्रैकिया है, और पीछे क्या होगी? ईसोफेगस। तो ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए इसलिए यहां पर ऐसे ये सी शेप के, ऐसे ये शी क्यों बन रहा है? कोई कंप्लीट रिंग बनी नहीं सकती, पीछे ईसोफेगस है, पीछे ईसोफेगस है तो कंप्लीट रिंग तो नहीं बन पाएगी ना, समझ गए ना? कंप्लीट रिंग नहीं बन सकती, पीछे ईसोफेगस है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस, ट्रैकिया। तो ये इनकम्प्लीट रिंग होती है, कैसी रिंग होती है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट रिंग होती है जो, भाई आगे तो वेंट्रल साइड हो गई तो पीछे डोर्सल साइड हो गई, डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती है, वेंट्रल साइड से तो कंप्लीट होती है। आगे वेंट्रल है तो यहां तो रिंग पूरी पूरी है, पर इसके पीछे ईसोफेगस होगी, इस वजह से वहां से इनकम्प्लीट होगी, कंप्लीट नहीं होती। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले मैंने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल की बात की, यहां से एयर एंटर करती है, कहां जाती है एयर? यहां से एयर एंटर करके सीधा आपके नेजल चैम्बर में जाती है, जिसमें ऐसे प्रोजेक्शंस बने होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं, नेजल टर्बिनेट या कॉनके। जो ऊपर वाला कॉनके होता है इसमें ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम होती है, जो ऊपर ऑल फैक्ट्री बल्ब, ये ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन में पढ़ाऊंगा, उससे जुड़ी होती है, जो सीधा ब्रेन में न्यूरॉन को लेकर के जाता है, स्मेल वगैरह की इंफॉर्मेशन यही देता है। इस चैम्बर की, नेजल चैम्बर की जो ओपनिंग होती है वो फेरिंग्स में होती है, एक छोटी सी ओपनिंग के थ्रू उसको इंटरनल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, दोनों के लिए कॉमन है। नीचे आके दो ट्यूब्स होते हैं, एक एयर ट्यूब्स और एक फूड के लिए ट्यूब्स। एयर ट्यूब्स को ट्रैकिया बोलते हैं, और ट्रैकिया की स्टार्टिंग पर लगा होता है साउंड बॉक्स, या इस वाले पार्ट को हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी ओपनिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, ओपनिंग को कवर करने के लिए क्या लगा होता है ऊपर? कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक ढक्कन होता है, इसको एपीग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी ट्यूब को क्या बोलते हैं भाई? ईसोफेगस, इसकी ओपनिंग को हम गलिट बोलते हैं, गलिट, जिससे फूड एंटर करता है, समझ गए ना मेरी बात?
और ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, भाई एक नॉर्मल सा आप पाइप लो, पॉलीथीन का एक पाइप लो, और देखो एयर करोगे ना तो कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, तो ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। तो नेचर ने क्या किया वहां पर, ऐसे शी शेप हाइलिन कार्टिलेज लगा दिए, जो डॉर्सल साइड, आगे तो वेंट्रल कंप्लीट होंगे, डॉर्सल साइड पर इनकम्प्लीट होते हैं, क्यों? क्योंकि डॉर्सल साइड पर ईसोफेगस होती है, वेंट्रल साइड पर ट्रैकिया होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज होते हैं। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में बताओ, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? भाई कमेंट तो कर दिया करो, फीलिंग नहीं बताओगे तो कैसे अपडेट होगा, समझे? और बताओ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्रिस्टल क्लियर हो रही है नहीं हो रही, और एडिशनल पॉइंट जो एनसीईआरटी की लाइन को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए जरूरी होते हैं, वो वास्तव में क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे? अब पूरा ट्रैक समझ में आएगा, या पर पार्ट क्लियर है, पर अब एनसीईआरटी इसका लोअर पार्ट बताती है। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी इसका लोअर पार्ट बताती है। एनसीईआरटी लोअर पार्ट में क्या बताती है? एनसीईआरटी ने डायग्राम ये दे रखा है आपके सामने, आपके सामने। तो मैं एनसीईआरटी का डायग्राम ही एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि, और ये डायग्राम बनाना भी है आपको नोट्सों पर, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बाहर का कोई भी फालतू डायग्राम नहीं दिया जाता। तो एनसीईआरटी का डायग्राम तो छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है? समझना मेरी बात। एक बार बैटरी और चेक कर लें यार। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले एनसीईआरटी ने किसकी बात की है? एपिग्लॉटिस, ठीक है? जो किसको कवर करता है? ग्लॉटिस को, ठीक है? और किससे मिलकर बना था? कार्टिलेज, कार्टिलेजनस फ्लैप है। एक कार्टिलेजनस फ्लैप है। फिर नीचे आपको क्या दिख रहा है? लैरिंग्स दिख रहा है, ठीक है? और लैरिंग्स के अंदर कौन होता है? साउंड बॉक्स। इसके अंदर भी 9 कार्टिलेज होती हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, 9 कार्टिलेज। आया? अब ये स्ट्रेट ट्यूब दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। और ये दिख रहे हो ना आपको, शी शेप छल्ले दिख रहे हैं आपको, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग। सी शेप होती है। अब ध्यान से देखो, यहां ट्रैकिया देखो, यहां से क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। ट्रैकिया किस में डिवाइड कर रही है? ब्रोनकस में। ध्यान से देखो, ट्रैकिया डिवाइड कर रही है लेफ्ट, लेफ्ट और राइट ब्रोनकस में। ये लेफ्ट साइड है, तो ये राइट लंग्स है, ठीक है? तो ट्रैकिया डिवाइड कर रही है लेफ्ट और राइट। कहां से डिवाइड कर रही है? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को जहां से डिवाइड करती है, इसको T5 बोलते हैं। T5 का मतलब क्या होता है? अब समझो, T5 का मतलब होता है, आगे ट्रैकिया है, पीछे वर्टिबल कॉलम है ना आपकी रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम। तो यहां 7 तो गर्दन में सर्वाइकल हड्डियां होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे। फिर सर्वाइकल वर्टिब्रे के नीचे 12 थोरेसिक होती हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है? तो 12 थोरेसिक होते हैं और 7 सर्वाइकल होते हैं, ठीक है? 12 थोरेसिक होते हैं इसके ठीक पीछे। अगर मैं देखूंगा ना, पीछे दिखाऊंगा, तो पीछे वर्टिबल कॉलम चल रहे हैं, जिसमें 5वें नंबर का जो थोरेसिक होता है ना, 5वें नंबर का थोरेक, पीछे 5वें नंबर का थोरेसिक होगा, तो उसके सामने से ट्रैकिया बाइफरकेट करती है, ठीक है? तो ये T5 का मतलब होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे।
ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यहां डिवाइड करके ब्रोनकस में। अब ब्रोनकस जब अंदर जाएगा ना तो अंदर पूरा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, देखो डायमीटर कम होता जा रहा है ना। अब ब्रोनकस भी एक, ब्रोनकस बोलो या ब्रोनकाई बोलो एक ही बात है, तीन ब्रोनकाई होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर उसके बाद छोटे छोटे और ट्यूब्यूल्स आते हैं, उनको ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं, वो भी तीन होते हैं, इनिशियल, टर्मिनल और रेस्पिरेटरी। और रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल आगे जाके छोटी छोटी डक्ट से लगे होते हैं, छोटे छोटे सैक, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सैक बोल सकते हो, ठीक है। या आप बोल सकते हो बैग लाइक स्ट्रक्चर, समझना मेरी बात, ठीक है। इनको जो जो छोटे छोटे चैम्बर से मिलके बनते हैं इनको एल्व्यूलाई बोलते हैं, और इस पूरे को एल्वुलर सैक बोलते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसको मैं अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूं, इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर। राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। बीच में आपको हार्ट दिख रहा होगा, ये एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें हार्ट फंसा हुआ होता है, कार्डिक नॉच बोलते हैं। और नीचे आपको डायफ्राम दिख रहा होगा, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ या ना। और यहां पर आपको कट एंड ऑफ रिप्स दिख रहे हैं, ये कट किया है ना तो रिप्स तो आपको दिखेंगे ना आपको, ठीक है। अब लंग्स के अंदर की सिचुएशन मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और लंग्स को कवर करने के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, समझना, जिनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। जिनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, और लास्ट में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये हैं एल्वेओलाई। किससे जुड़े हुए हैं, ब्रोनक्यूल से जुड़े हुए हैं, ब्रोनक्यूल से जुड़े हुए हैं, इनको एल्वेओलाई बोलते हैं। तो एनसीईआरटी का बेसिक डायग्राम क्लियर हो रहा होगा। एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स जिसमें साउंड बॉक्स होता है, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो आगे जाकर के बाइफरकेट हो रही है, T5 रीजन से हो रही है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिबल कॉलम, पीछे रीढ़ की हड्डी का 5वां नंबर का थोरेसिक है ना, उसके सामने से आगे, उसके सामने से ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसको ब्रोनकस या ब्रोनकाई बोलते हैं, ठीक है। वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया में भी होते हैं, ब्रोनकस में भी होते हैं, और इनिशियल ब्रोनक्यूल तक होते हैं, आगे नहीं होते, जो समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। लंग्स को कवर करने के लिए दो मेम्ब्रेन होते हैं, इनको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे, ठीक है। और इनके बीच में एक प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और लंग्स के अंदर एल्वलाई और ब्रोनक्यूल्स तो नजर आ ही रहे हैं आपको, और नीचे डायफ्राम है, मस्कुलर डायफ्राम। स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं होगा। अब लंग्स पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं जो मैं अलग से दिखा रहा हूं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं लंग्स के ऊपर। एक लंग्स का डायग्राम देखो, समझने की कोशिश करना। इधर तो राइट लंग्स है, ये आपका राइट नहीं दिख रहा, ये आपका राइट लंग्स है, तो ये आपका लेफ्ट लंग्स होगा, लेफ्ट। एक राइट है तो एक लेफ्ट है, समझना। यहां पर हर्ट होता है, हर्ट। हर्ट की वजह से लेफ्ट लंग्स में एक नॉच बन जाती है, इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। एक एक करके समझाता हूं पहले तो मैं। अगर मैं राइट लंग्स की बात करता हूं, राइट लंग्स की, तो राइट लंग्स में कितने लोब नजर आ रहे हैं, 1 2 3। लार्ज होता है, 3 लोब्स होते हैं। इधर देखो लेफ्ट लंग्स नजर आ रहा है आपको, स्मॉल होता है, और 2 ही लोब्स होते हैं, 3 नहीं होते, 2 ही लोब्स होते हैं इधर, ठीक है। अच्छा, लोब्स को बनाने के लिए बीच में सेप्टम दिख रहे होंगे आपको, कुछ सेप्टम, ये दिख रहा होगा सेप्टम, ये और एक ये दिख रहा होगा सेप्टम, ये और एक सेप्टम ये दिख रहा है, दिख रहे हैं आपको। इसको तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर या ट्रांसफर सेप्टम, समझना, लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फिशर या फिशर या सेप्टम, एक ही बात है। और ये जो दिख रहा है ना, ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक।
फिशर बोले सेप्टम में की बात है। अच्छा ऑब्लिक तो उधर भी दिख रहा है आपको, ऑब्लिक इधर भी दिख रहा है। पर इधर खास चीज क्या दिख रही है, कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स। ओनली लेफ्ट लंग्स में मिलती है। और अगर ट्रांसफर सेप्टम की बात करता हूं, ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। यानी एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो सिर्फ राइट लंग्स में होता है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो सिर्फ लेफ्ट लंग्स में होता है। ठीक है, ऑब्लिक फिशर दोनों में होते हैं और लोब्स भी दोनों में होते हैं। देखो कितने लोब्स हैं, 1 2 3, या कितने लोब्स हैं, 1 2। लोब्स क्यों होते हैं, ये लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस पर क्वेश्चन बनेंगे कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में कितने लोब होते हैं। लोब दोनों में कॉमन होते हैं। कार्डियक नॉच ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल फिशर ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। तो ये स्पेसिफिक हो गए। कॉमन क्या क्या चीजें हैं, कॉमन के अंदर ऑब्लिक फिशर आ गए और कॉमन के अंदर, ठीक है, साथ साथ में लोब्स आ गए। ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गए। अनकॉमन के अंदर ही बता दिया मैंने, कॉमन के अंदर क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, समझे या नहीं समझे, ये लंग्स की बात। अच्छा लंग्स में एक चीज और रखी है, प्लूरल मेम्ब्रेन बताया था ना मैंने, उसको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा जो अच्छे समझ में आएगा। मान लो ये ट्रैकिया थी, ट्रैकिया डिवाइड कर रही है, और यहां आपको लंग्स, एक लंग्स बना देते हैं, इससे आइडिया लग जाएगा। और लंग्स को कवर करने के लिए दो लेयर होते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है। समझना, अगर आप बाहर वाली लेयर को बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, और दोनों के बीच में जो फ्लूइड है ना इसको क्या बोलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। बाहर जो है पराइटल, PA, पराइटल प्लूरॉन, प्लूरा। जो लंग से जुड़ी हुई है अंदर है विशरल प्लूरॉन। दोनों के बीच में लिक्विड भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, और प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है ये पूछा जाता है। ये फंक्शन है, ये आउटर है, ये इनर है। ठीक है, आउटर लेयर और इनर लेयर। और अगर इनमें मान लो इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फ्लामेशन भी होगा। इसको प्लूराइटिस बोलते हैं। आइटिस लगा दो इन्फ्लामेशन में लास्ट में, प्लूराइटिस। अगर इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या टर्म यूज करेंगे इन्फ्लामेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। प्लूराइटिस। क्लियर है। तो अगर मैं लंग्स की बात करूं, लंग्स मान लो, लंग्स की कवरिंग दो होती है, पैराइटल प्लूरॉन, विसरल प्लूरॉन, द कवरिंग ऑफ लंग्स। पैराइटल प्लूरॉन और विसरल प्लूरॉन। पैराइटल बाहर वाली होती है, विसरल अंदर वाली होती है, दोनों के बीच में लिक्विड होता है, इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन, भाई लंग्स कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अदर ऑर्गन से इंटरेक्ट भी करेंगे, टकराने से फ्रिक्शन होगा, हीट पैदा होगी, डैमेज हो सकता है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और दोनों मेम्ब्रेन को आपस में अटैच करके भी रखता है। जैसे मान लो
दो कांच के टुकड़े लेना, उनके बीच में कुछ आप ड्रॉप वाटर की डाल दो, फिर दोनों टुकड़ों को आप रख दो एक दूसरे, चिपक जाएंगे, अलग नहीं होंगे। तो दोनों मेम्ब्रेन को एकदम सटा के रखती है, अटैच करके रखती है, नंबर 1। और नंबर 2 ध्यान रखना है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, घर्षण को कम करती है। Pleural fluid prevents separation of two pleural membrane and reduce friction from other organ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहां आकर के आपका स्ट्रक्चर, ये आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब अंदर क्या है, अंदर मैंने आपको ब्रांचिंग पैटर्न दिखाए थे, जैसे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई 3 होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ब्रोंक्यूल ये भी 3 होते हैं, इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एल्वुलर सैक से जुड़े होते हैं, जिनमें लगे होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर एल्वियोलाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, ठीक है, पूरा इसका पार्ट, इसका फुल पार्ट ट्रैकिया से स्टार्ट करेंगे, ट्रैकिया से स्टार्ट करेंगे, समझना, आप समझना होगा। पहले हम बात करेंगे ट्रैकिया की, ट्रैकिया की बात करेंगे। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कितने होते हैं? 3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में लिख देता हूं, ब्रोंकाई 3 होंगे। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 ब्रोंकाई हो गए। फिर आएंगे ब्रोंखियोल, ब्रोंखियोल ये भी 3 होंगे, इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी, तो ये यहां इतना वाला पार्ट है ना, ये तो इनिशियल है। फिर नीचे वाला क्या आ जाएगा? टर्मिनल, अच्छा ये तो लिख रहा है इनिशियल ब्रोंखियोल, टर्मिनल ब्रोंखियोल, फिर टर्मिनल आ गया, टर्मिनल ब्रोंखियोल, ठीक है। और फिर आ जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंखियोल, ये टर्मिनल ब्रोंखियोल है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंखियोल है। अगर मैं शीशे हालिन कार्टिलेज की बात करता हूं, शीशे हालिन कार्टिलेज ट्रैकिया में होते हैं, ब्रोंकाई में होते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं इसको भी, सेकेंडरी में भी होते हैं, टर्शरी में भी होते हैं, समझना, मैं एक राउंड बनाता जा रहा हूं, ठीक है, समझना। तीनों में आ गए, प्राइमरी सेकेंड टर्शरी। अब ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल में इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ये नहीं होते, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होंगे पर टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ये नहीं होते, ध्यान रखना है आपको। ये इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में शीशे हालिन कार्टिलेज नहीं होते। ओनली इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में देखने को नहीं मिलते। ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ये नहीं होते, ये ध्यान रखना। पहला यहां से क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा आपका कि शी शेप हालिन कार्टिलेज रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहां तक होते हैं? ट्रैकिया में होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में होते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल में होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होते। समझना मेरी बात, हाँ वहां पर आकर के रिड्यूस हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं पर शी शेप नहीं होते, रिड्यूस हो जाते हैं पर शी शेप नहीं होते, बस छोटे छोटे रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं पर शी शेप नहीं होते, ठीक है, समझ रहे हो? एनसीईआरटी की लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को हमने 2 जोन में डिवाइड किया है। पहली जोन को बोलेंगे कंडक्टिंग जोन और दूसरी जोन को बोलेंगे रेस्पिरेटरी जोन। कहां से कहां तक कंडक्टिंग है और कहां से कहां तक रेस्पिरेटरी, ये समझना होगा आपको, ध्यान से देखो, कंडक्टिंग जोन और ये है रेस्पिरेटरी जोन, नाम में छुपा हुआ है। कंडक्टिंग को कंडक्टिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां से एयर का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, ये वो इलाका है, वो जोन है जहां से एयर सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो सकती है, डिफ्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि यहां जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो काफी थिक होते हैं, काफी थिक एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? यहां जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो काफी थिक होते हैं,
समझ रहे हो, आसानी से एयर डिफ्यूज नहीं होती। पर अगर रेस्पिरेटरी जोन की बात करता हूं तो यहां जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे बहुत थिन होंगे, सिंगल लेयर वाले होंगे, फ्लैटेंड होंगे, आसानी से एयर डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो यहां से डिफ्यूजन ऑफ एयर हो रहा है इसलिए इसको रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं, यहां से डिफ्यूजन ऑफ एयर नहीं हो रहा इसलिए इसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। समझना मेरी बात, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां पर। अगर हम बात करते हैं कंडक्टिंग जोन की, किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल रहे हैं इस कंडक्टिंग जोन के अंदर, ध्यान रखना, सिंपल सिलिएटेड, सिलिया होते हैं, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार, कॉलम शेप, पिलर शेप, काफी थिक। जबकि कंडक्टिंग जोन के अलावा रेस्पिरेटरी जोन की बात करते हैं वहां सिंगल लेयर होते हैं, सिंपल, पर स्क्वैमस होते हैं, फ्लैटेंड टाइल लाइक होते हैं। ठीक है, तो समझना कंडक्टिंग जोन के अंदर कैसे होते हैं टिश्यू, आप बोलोगे सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू विद, हाँ थोड़े बहुत यहां पर स्यूडोस्ट्रेटिफाइड भी होते हैं, विद स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, कॉल्यूमनार का ही रूपांतरण है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। ठीक है भाई, कॉल्यूमनार की बात करते हैं तो कैसे होते हैं मैं दिखा दूं आपको, टिश्यू में पढ़ा चुका हूं मैं, अरे हाँ टिश्यू में आपको बताया था ना मैंने कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉलम शेप कॉल्यूमनार सिलिएटेड मोटाइल सीलिया, और यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं ओनली इनर टू आउटर। भाई कोई भी पार्टिकल अंदर जाएगा तो सीलिया मूव करके कहां लेके जाएंगे उसको, बाहर। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं ऑलवेज इनर टू आउटर। ठीक है, जबकि रेस्पिरेटरी जोन की अगर मैं बात करता हूं, रेस्पिरेटरी जोन की बात करता हूं, रेस्पिरेटरी जोन, तो रेस्पिरेटरी जोन में सिर्फ एक ही टिश्यू देखने को मिलेंगे, क्या, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और ये पढ़ाया था मैंने, सिंपल स्क्वेमस एकदम फ्लैटेंड होते हैं, लाइक टाइल, टाइल लाइक फ्लैटेंड, आसानी से एयर का क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। तभी तो यहां क्या हो रहा है, यहां से एयर का डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, एयर का डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, सो इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी जोन। जहां से एयर का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा वो रेस्पिरेटरी जोन है, और जहां से एयर का डिफ्यूजन नहीं हो सकता वो कंडक्टिंग जोन है। कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू है, और रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है जहां से आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है। आई या नहीं आई? तो दो बातें बताई हैं बेटा मैंने, इस पूरे ट्रैक को कितने पार्ट में डिवाइड किया, सी शेप हाइलीन कार्टिलेज कहां तक थे, और एपिथेलियल टिश्यू का अरेंजमेंट क्या है, कंडक्टिंग जोन में कौन से हैं और रेस्पिरेटरी जोन में कौन से टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं। ठीक है, अब बात आती है फंक्शन की। एनसीईआरटी बोलती है कंडक्टिंग जोन का काम क्या है और रेस्पिरेटरी जोन का काम क्या है। वैसे तो आप समझ गए कंडक्टिंग जोन का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ एयर। वैसे कंडक्टिंग जोन नॉस्ट्रल से स्टार्ट होती है, पर एनसीईआरटी ने नॉस्ट्रल से नहीं दिखा रखा, ट्रैकिया से दिखा रखा है, पर समझ जाना कहां से स्टार्ट होती है, नॉस्ट्रल से। तो कंडक्टिंग जोन क्या काम करती है, एक्सटर्नल एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को नॉस्ट्रल से होते हुए रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचाती है जहां से डिफ्यूजन पॉसिबल है। तो पहला काम क्या हो गया, कंडक्शन ऑफ एयर, कंडक्शन ऑफ एयर कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू रेस्पिरेटरी जोन। समझ में आ गया सर? और पूरी कंडक्टिंग जोन सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होती है। ठीक है, और सीलिया जहां होते हैं वहां म्यूकस भी होगा। ठीक है, वहां नहीं होगा, मतलब हमेशा जहां कॉल्यूमनार और सूडोस्ट्रेटिफाइड होंगे वहां म्यूकस भी होगा, और यहां पर कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं तो इनके पास तो म्यूकस भी होता है। यानी पूरी कंडक्टिंग जोन में म्यूकस की एक लेयर होती है, और सीलिया भी होते हैं। सीलिया कंटिन्यू म्यूकस को इनर टू आउटर लेकर के जा रहे हैं, इनर टू आउटर। इससे दो फायदे हैं, आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो तो उसमें डस्ट पार्टिकल भी तो जाते हैं अंदर, या और भी फॉरेन पार्टिकल चले जाते हैं, तो ये म्यूकस ट्रैप कर लेता है, और सीलिया धीरे धीरे उसको ऊपर लेके जाते हैं, अंदर एक्यूमुलेट नहीं होने देते। ठीक है, तो कंडक्टिंग एयर को क्लीन करने का भी काम करता है। ठीक है, तो क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ये भी काम है कंडक्टिंग जोन का। ठीक है,
समझना मेरी बात। अब अगली बात समझना, जैसे कभी देखा हो चश्मा साफ करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, निकाल के ऐसे करते हैं, ठीक है, या जाड़ों में देखा होगा मिरर के सामने करोगे तो अंदर से जो एयर आती है ना वो मॉइस्चराइज आती है। बाहर कितना भी ड्राइनेस हो पर अंदर से जब भी एयर निकलेगी मॉइस्चराइज एयर निकलेगी। तो अंदर क्या लगा हुआ है, अंदर पूरी कंडक्टिंग जोन जो म्यूकस से लाइंड है वो एयर को मॉइस्चराइज करती है, यानी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ह्यूमिडिफिकेशन, आर्द्रता को ऐड करती है, ठीक है। तो अगला क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ह्यूमिडिफिकेशन बहुत जरूरी है जिससे कि एल्वलाई कोलैप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए, कोलैप्सिंग ना हो जाए, उसके लिए इसका ऐसा होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्या है भाई, बाहर कितना भी हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, ठीक है, हाई और लो टेम्परेचर वाली एयर अगर आपके लंग्स में चली जाएगी ना अंदर, ब्लड के अंदर, तो ब्लड में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है भाई। अगर वो एक्टिविटी स्लो हो गई तो CO2 का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। नेचर जानती थी ये वाली बात, तो नेचर ने कंडक्टिंग जोन को इसलिए बनाया, जब एयर धीरे धीरे कंडक्टिंग जोन से होते हुए रेस्पिरेटरी जोन में पहुंचेगी ना तो उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। चाहे ठंडा एयर हो तो गर्म हो जाएगा, गर्म एयर हो तो ठंडा हो जाएगा, यानी इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, जिससे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो अगला क्या काम कर रहा है, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। ये चारों फंक्शन आपको याद रखने और याद हो गए होंगे, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जोन का तो एक ही काम है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, फिनिश, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो अब कंक्लूड क्या किया हमने, या हमने पूरी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक की स्टडी की, जिसको दो जोनों में डिवाइड किया, कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी, ठीक है। कंडक्टिंग जोन के अंदर भाई, कंडक्टिंग को कंडक्टिंग बोला क्योंकि कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू है, डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। रेस्पिरेटरी को रेस्पिरेटरी बोला क्योंकि डिफ्यूजन पॉसिबल है, डिफ्यूजन पॉसिबल है। और सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, अच्छा डिफ्यूजन पॉसिबल क्यों है, क्योंकि सिंपल उसके पास एपिथेलियल टिश्यू है वहां पर। शी शेप हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंकियोल तक मिलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल या आगे नहीं मिलते, ठीक है। कंडक्टिंग जोन के 4 फंक्शन बताए मैंने, कंडक्शन ऑफ एयर, क्लियर, कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफिकेशन और मेंटेन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और रेस्पिरेटरी जोन का एक ही फंक्शन है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए मुझे, समझ में नहीं, क्रिस्टल क्लियर एकदम, आग लगनी चाहिए खतरनाक वाली, ठीक है, तब मजा आएगा, आग चाहिए, ठीक है। तो वो आग कहीं ना कहीं अंदर आग लगाती है कि हाँ और बेटर और बेटर और बेहतरीन करना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो उसके लिए बस, समझ रहे हो ना, चलो आ जाओ कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा आपको, अब लास्ट में देखोगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, ये ड्रॉ नहीं करना है आपको, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग यार कैसा होता है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे होंगे ब्रोंकियोल्स, दिख रहे होंगे ना आपको, ये ब्रोंकियोल्स है, ये पूरे स्मूथ मसल्स के ऊपर अराउंड है, और ब्रोंकियोल्स फाइनली छोटे छोटे सैक्स में खुल रहे हैं, ये पूरा सैक है ना, इसको एल्वियोलर सैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एल्वियोलर सैक। और इन एल्वियोलर सैक में छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, क्या बोलते हैं इनको, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज अ यूनिट ऑफ लंग्स। अगर मैं एल्वियोलाई की बात करता हूं तो क्या है, इट इज अ यूनिट, यूनिट ऑफ लंग्स। और नंबर ऑफ एल्वियोलाई पूछेगा तो क्या बताओगे, नंबर ऑफ एल्वियोलाई इन बोथ बोथ लंग्स, नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन। और सरफेस एरिया पूछे तो जनरल क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 80 टू 100 मीटर स्क्वायर, समझ गए।
एल्वलाई की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट है, इकाई है लंग्स की। लगभग 300 मिलियन एल्वलाई दोनों लंग्स के अंदर मिल जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। सरफेस एरिया 80 to 100 मीटर स्क्वायर होता है। जनरली बात है, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, इससे आइडेंटिफिकेशन होता है। अब एनसीईआरटी में दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। अब एक एल्वलाई के स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश कर रही है, तो हम उसको तो पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या बताने की कोशिश कर रही है? एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही है कि एल्वोलाई के अंदर दिख रहा होगा एक लेयर दिख रही है आपको, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई, ठीक है। एल्वुलर वॉल वन सेल थिक है। वन सेल थिक है का मतलब ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। और यहां आपको दिख रहे होंगे कैपिलरी भी दिख रही होगी आपको, कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। अगर ब्लड कैपिलरी की बात करेंगे तो ये भी तो सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। सिंगल लेयर एंडोथीलियम। ठीक है, सिंगल लेयर होती है एंडोथीलियम की कैपिलरी के अंदर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है? इन दोनों के बीच में बेसमेंट सबस्टेंस भरे हुए हैं। बेसमेंट सबस्टेंस, बेसमेंट मेम्ब्रेन नन सेलुलर होती है, फाइब्रस लेयर होती है नन सेलुलर, ठीक है। तो क्योंकि हर एपिथेलियम के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एल्वलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन आपस में साथ साथ फ्यूज हो जाती हैं। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ डिफ्यूजन जो हो रहा है गैसेस का जो डिफ्यूजन चल रहा है, यहां आ रही है और जा रही है, इसमें नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स कितने होते हैं, उनकी थिकनेस कितनी होती है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नंबर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी है बेटा? 3। क्लियर है? बिल्कुल 3 डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। चाहो तो मैं एक बार फिर लिख देता हूं, थोड़ा आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। नंबर 2 क्या है? बेसमेंट सबस्टेंस, इसके ठीक नीचे। ठीक इसके नीचे क्या है? ये भी सिंपल स्क्वेमस ही होती है पर बोलते हैं इसको एंडोथीलियम है, ठीक है। एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी। और तीनों की अगर थिकनेस निकालोगे ना, लेस देन 1 mm, 1 mm से भी कम होती है, 0.5 mm बोल सकते हो। लेस देन 1 mm इसकी थिकनेस होती है। अंदर क्या फ्लो हो रहा है? रेड ब्लड सेल फ्लो कर रहे हैं। यहां से क्या एंटर कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से कौन रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है। अब एक एक चीज क्लियर हो रही होगी आपको एनसीईआरटी के इस डायग्राम के अंदर। ये एक एल्वुलर कैविटी है, सिंगल एल्वुलाई है, इसकी अपनी खुद की एपिथेलियम होती है और उसके नीचे बेसमेंट सबस्टेंस है, और ब्लड कैपिलरी की अपनी खुद की एपिथेलियम होती है। तो जो भी डिफ्यूजन चल रहा है यहाँ इस कितनी लेयर के बीच में चल रहा है? 3 लेयर के बीच में। उनकी थिकनेस कितनी होती है? लेस देन 1 mm होती है। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके सामने है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि यहाँ जो डिफ्यूजन चल रहा है ऑक्सीजन और CO2 का चल रहा है, नाइट्रोजन का डिफ्यूजन नहीं हो रहा, पर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। क्यों?
क्योंकि ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, भाई यहां वही गैस डिफ्यूज करेगी जो सॉल्युबल है, जो सॉल्युबल नहीं है वो डिफ्यूज नहीं करेगी, जो सॉल्युबल है वो डिफ्यूज करेगी, ठीक है। तो ड्यू टू सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजन जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर है बिल्कुल, चलो यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। इसी पर क्वेश्चन जो आए हैं वो दिखा दूं मैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अफेक्टेड बाय, ये क्वेश्चन आते हैं भाई डिफ्यूजन पर किस किस का इफेक्ट पड़ेगा, भाई सॉल्युबिलिटी का तो पड़ रहा है ना, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका डिफ्यूजन ज्यादा, ठीक है। अगर थिकनेस बढ़ेगी तो डिफ्यूजन कम होगा, थिकनेस कम होगी डिफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है। समझ रहे ना मेरी बात, थिकनेस का भी इफेक्ट पड़ रहा है, और पार्शियल प्रेशर का तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेगी, जिसका पार्शियल प्रेशर कम धीरे डिफ्यूज करेगी। तो तीन फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। पहला समझ में आ गया, थिकनेस हो गई, दूसरा पार्शियल प्रेशर, और तीसरा सॉल्युबिलिटी, जिसमें भी CO2 की सॉल्युबिलिटी एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम हायर होती है। CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम हायर होती है, ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो ऐसे पूछ सकता है कि थिकनेस की अगर बात की जाए तो डिफ्यूजन रेट थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा, इनवर्सली का मतलब है एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। फिर से बोल रहा हूं, थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन, जबकि सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। क्लियर है बिल्कुल, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक जनरल सी लाइन लिख दी है मैंने, मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, सकिंग टाइप के होते हैं विद नेगेटिव प्रेशर। फ्रॉग के जो लंग्स होते हैं उनमें पॉजिटिव प्रेशर होता है, ठीक है। समझो मेरी बात, नेगेटिव प्रेशर वाला समझते हो, हमारे लंग्स के वॉल खिंचे हुए हैं, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, और वैक्यूम को भरना है तो बाहर की एयर अपने आप आ जाएगी, यानी बाहर की एयर अपने आप सक हो रही है क्योंकि अंदर वैक्यूम है, उसको भरने के लिए सकिंग ऑफ एयर, सकिंग टाइप के लंग्स हैं अपने, ठीक है, क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। जबकि नेगेटिव प्रेशर में आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता, अपने आप एयर सक होकर अंदर आ जाएगी। आप सिरिंज को लो, पंप को पीछे खींच लो, पीछे वाले को हाथ हटाओगे अपने आप एयर अंदर आएगी, समझ रहे हो। पर अगर पॉजिटिव प्रेशर में क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है जैसे फ्रॉग के लंग्स कोलैप्स होते हैं, उसको अगर लंग्स भर रहे हैं ना तो पहले क्या करना पड़ेगा भाई, एयर को माउथ में भरना होगा, फिर नाक बंद करेगा वो अपनी, दबाएगा ना तो एयर प्रेशर से अंदर जाएगी। तो जो पॉजिटिव, जो लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है ना उसमें एयर को पंप किया जाता है, एयर को पंप किया जाता है, मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना। और नेगेटिव प्रेशर जहां होता है वहां एयर को पंप नहीं किया जाता, एयर अपने आप जाती है वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बस एक ही जगह पॉजिटिव प्रेशर देखने को मिलेगा आपको, बाद बाकी केस में तो नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा। अच्छा एक पॉइंट और है जो पूछा गया है, मैं सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो नीट में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे समझना मेरी बात, जैसे मान लो ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स है, ठीक है। लंग्स एक चैम्बर के अंदर है, लंग्स एक चैम्बर के अंदर, इसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थोरेसिक चैम्बर। अगर मैं थोरेसिक चैम्बर की बात करूं तो समझो लंग्स इस थोरेसिक चैम्बर में आगे क्या लगा हुआ है, यहां पर आगे ध्यान से देखो, आगे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहां पर आपको स्टर्नम, आगे स्टर्नम है। देखो लेटर साइड पे क्या दिख रहा है आपको, लेटर साइड पर, ये लेटर साइड पर ये क्या दिख रहे हैं आपको, रिब्स दिख रहे हैं, रिब्स। और नीचे जाओ, पीछे क्या दिख रहा है, यहाँ पीछे, यहाँ गायब कर दिए, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होगी, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड। तो नीचे क्या दिख रहा है आपको, नीचे देखो, नीचे 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 नीचे, हाँ नीचे देखो, नीचे 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 दिख रहा है आपको कुछ, ये क्या दिख रहा है आपको नीचे, डॉम शेप डायफ्राम। यानी लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, यहां इनके बीच में मसल्स होते हैं, वो नहीं दिखाया हमने, ठीक है। एयर टाइट चैम्बर में होते हैं लंग्स, एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, ठीक है। इसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। ये चैम्बर इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ये चैम्बर इंक्रीज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से लंग्स में एयर इन एंड आउट होती है, समझ रहे हो। इस चैम्बर को हम एयर टाइट चैम्बर बोलते हैं, जिसमें वेंट्रल साइड पर तो स्टर्नम लगा होता है, वेंट्रल साइड पर तो
ये स्टर्नम लगा हुआ है वेंट्रल साइड पर, समझ रहे ना मेरी बात। डोर्सल साइड पर वर्टिकल कॉलम होते हैं और लेटरल साइड पर रिब्स होते हैं, लेटरल साइड पर इसमें रिब्स होते हैं, और नीचे की साइड में क्या होगा, डायफ्राम। नीचे की साइड में क्या होगा, डायफ्राम। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? नीचे की साइड में क्या होगा, डायफ्राम। डायफ्राम तो दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा होगा, ये नीचे की साइड, ये नीचे की साइड में क्या लगा हुआ है, डायफ्राम लगा हुआ है, ठीक है। चलो ये चीज समझ में तो आई आपको, यहां से दिख रहा है डायफ्राम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में, इसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। थोरेसिक चैम्बर को बनाने के लिए आगे लगा होता है स्टर्नम, पीछे लगा होता है वर्टिकल कॉलम, और लेटरल साइड पर लगे होते हैं रिब्स। लेटरल साइड पर कौन होते हैं, रिब्स, और लोअर साइड पर होता है डोम शेप डायफ्राम। डोम शेप डायफ्राम। तो मैं वही बात करूंगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि डॉर्सल साइड पर क्या लगा होता है इस एयरटाइट चैम्बर को बनाने के लिए, डॉर्सल पीछे वर्टिकल कॉलम, आगे की साइड में क्या होता है, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, लेटरल साइड पर क्या होगा, लेटरल साइड पर रिब्स होंगे, तो लोअर साइड पर क्या होगा, डोम शेप डायफ्राम। इससे मिलकर के एयर टाइट चैम्बर बनता है, इसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं, एयर टाइट होता है, ठीक है, एयर टाइट चैम्बर बनता है, इसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। और ये जो एनाटॉमी है ना, ये बहुत असेंशियल है ब्रीथिंग के लिए। अगर ये एनाटॉमी नहीं हुई तो ब्रीथिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एनाटॉमी वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करती है, और जब भी वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है इससे प्रेशर पर इफेक्ट पड़ता है, और प्रेशर में चेंज की वजह से तो बाहर की एयर अंदर, अंदर की एयर बाहर जाती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो ये एनाटॉमिकल अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वेल as we cannot directly alter the pulmonary volume। अगर ये एनाटॉमी नहीं होगी ना तो हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकते, इसी की वजह से कर पाते हैं। सरफेस एरिया ऑफ लंग्स तो मैं बता ही चुका था आपको, 80 to 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज हमारा पूरा लंग्स की प्रॉपर एनाटॉमी वाला पार्ट खत्म हुआ है। अब कल जो लेक्चर आएगा उसमें आएगा पूरा मैकेनिज्म बेस्ड है, ठीक है, टोटल मैकेनिज्म है, ठीक है, हाईली कंसेप्चुअल है। तो ये वाला पार्ट मैं मान के चल रहा हूं यार अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना, मुझे बताना जरूर यार, मैं एक एक कमेंट देखूंगा आपके, ठीक है, समझूंगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में आपको लेके चल रहा हूं या नहीं लेके चल रहा, ठीक है। तो ये आपके कमेंट से पता चलेगा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ठीक है। तो इतना जरूर करना, अगर वाकई में इससे थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है ना, थोड़ा सा भी समझ में आया, ठीक, कुछ नई चीज मिली आपको, तो एक कमेंट जरूर कर देना बस, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर फुल एनर्जी के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है, बाय बेटा।